ladies and gentlemen. Myself Dr. Ashok Rana from Yamunanagar. I will be talking about myths and facts about insulin therapy. Insulin therapy, as Madam told, it is quite an old therapy, about 100-year-old therapy, and with the passage of time it has shown so many improvements in its disbursement as well as in its planning and administration. Previously it was with the bulls and cows pancreas it was taken. Now it is human insulin which has been genetically engineered and now available at very nominal cost. So some facts and myths about this insulin therapy I will be telling, so that the misconceptions about insulin therapy may be removed to some extent. Now, what is insulin therapy? Insulin therapy is generally used in patients of type 2 diabetes in which the oral hypoglycemic agents, any oral hypoglycemic agents which are previously used for that patient are not properly controlling the diabetes. यानी कि जो पेशेंट्स को हम पहले ड्रग्स देते थे, मुंह के रास्ते खाने को गोलियां देते थे, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियाज और भी जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो देते थे, तो उनसे पहले वो पेशेंट की शुगर उनसे कंट्रोल रहती थी. परंतु पिछले कुछ समय से जब वो शुगर की कंट्रोल को नहीं कर पाती तो और HbA1c के लेवल जो है परसिस्टेंटली राइज करते रहते हैं डिस्पाइट इंक्रीजिंग द डोज टू लेवल्स के, जिससे कि पेशेंट को कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लग जाते हैं. तो ऐसे केसेस में, टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस में, इंसुलिन ही नेक्स्ट स्टेप रह जाता है जो हम डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं. तो ये एक ऐसा नहीं है कि भी टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन दे दिया तो उसके बाद ड्रग्स नहीं काम करेंगी. कई बार हमें इंसुलिन के साथ ड्रग्स को भी कंबाइन करना पड़ सकता है, या हम ड्रग्स को कंबाइन कर सकते हैं जिससे कि दोनों मेडिसिन का हमें बेटर इफेक्ट अवेलेबल हो जाए. एक तो ये हो जाता है कि उसमें इंसुलिन की डोज कम हो जाती है, एंड सेकंड साइड इफ़ेक्ट्स जो इंसुलिन की वजह से हो सकते हैं वो नहीं होंगे, और ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी लो डोज में हम लोग बेटर कंट्रोल अडॉप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि पेशेंट की पेनक्रियास ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से डैमेज हो जाती है और इंसुलिन बिल्कुल पैदा ही नहीं होता बॉडी में, उन पेशेंट्स में तो इंसुलिन थेरेपी जो है लाइफलाइन है, क्योंकि अगर इंसुलिन हम देंगे नहीं तो पेशेंट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि बॉडी में जो इंसुलिन बन ही नहीं रही. तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए तो इंसुलिन इज़ द लाइफलाइन फॉर सर्वाइवल, बिकॉज बीटा सेल्स डैमेज हो चुके हैं. और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें उन्हीं पेशेंट्स को हम इंसुलिन देते हैं जो पेशेंट ओरल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाते, या जिन पेशेंट्स में ओरल मेडिसिन से रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है, तो उन पेशेंट्स को हम इंसुलिन थेरेपी एडवाइस करते हैं और स्टार्ट करते हैं. अब ये पूछने की बात आप लोगों की हो सकती है कि भाई OHA यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं HbA1c को कंट्रोल करने के लिए. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. जैसे जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ की हिस्ट्री 15-20 साल पुरानी हो गई, 25 साल के आसपास हो रही है, उन पेशेंट्स में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेडिसिन जो बीटा सेल्स में हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते करते वो जो सेल्स हैं वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं. तो जिसकी वजह से जो ड्रग्स का इफ़ेक्ट है बीटा सेल्स पे वो धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है. तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की डोजेज या इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है. नंबर 2, डोजेज ऑफ एंटी डायबिटिक्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड विच में लीड टू एडवर्स इफेक्ट्स. अब सेकंड क्या होता है कि जैसे अगर हम पहले शुगर को हमने 2 टैबलेट से कंट्रोल किया मॉर्निंग इवनिंग में, उसके आफ्टर सम ईयर्स वो 2 गोलियां काम नहीं करती, हमें उसमें और एडिशंस करनी पड़ती हैं या उन्हीं की डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और उस इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है पेशेंट्स को उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं.
स्किन रैश हो गया, लिवर पे एनलार्जमेंट हो गई, और भी हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकते हैं, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमें इंसुलिन थेरेपी का सहारा लेना पड़ सकता है। नंबर 3, इफेक्टिविटी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रोग्रेसिवली डिमिनिशेस ड्यू टू ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल्स। ये जैसे मैंने पहले बताया कि बीटा सेल्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, एपोप्टोसिस हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैज़ लिमिटेशंस एज फार एज deranged KFT, LFT, obesity, LVF etc. are concerned. Now इसका मतलब ये है कि कुछ हमारी ड्रग्स जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, एजेंट्स हैं, वो हम उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर हो गया, या क्रिएटिनिन बढ़ गया, ब्लड यूरिया बढ़ गया, यूरिन में प्रोटीन्स आने लग गए, या LFT, उनके पेशेंट्स के लिवर फंक्शन टेस्ट में डिस्टर्बेंस आ गई, SGOT, SGPT बढ़ गए, या पेशेंट्स में ओबेसिटी हो गई, उनका वज़न जो आइडियल बॉडी वेट है उससे बहुत ज़्यादा है, BMI 30 के आसपास है, उन पेशेंट्स में, या फिर जो पेशेंट्स में कोमॉर्बिड डिजीज़ डायबिटीज़ के साथ है, जैसे कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में पेशेंट है, उन पेशेंट्स में भी हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, या उनके यूज़ करने से वो कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस ख़राब हो सकती हैं और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इस्तेमाल नहीं करने होते। 5वां पॉइंट आता है सम सिचुएशंस लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है? जो पैर की नर्व्स हैं, हमारी जो पेरिफेरल साइड की नर्व्स हैं, पैरों की, उंगलियों की, जो हमारी ये उंगली हैं, पैर के टोज हैं, और ये जो नर्व्स हैं ये धीरे धीरे करके जो पेशेंट्स की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहती है उनमें डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। सिमिलरली डायबिटिक फुट, जैसे कि मतलब उसमें फुट में अल्सर बन गया, कोई जख्म हो गया जो नहीं ठीक हो रहा, वो भी न्यूरोपैथी और वास्कुलोपैथी की वजह से होता है। फिर इन्फेक्शंस, जैसे किसी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया, निमोनिया हुआ, या कोई और इस तरह की सेलुलाइटिस हो गया, इन्फेक्शंस हैं, तो उन पेशेंट्स में, या फिर पेशेंट की कोई सर्जरी करवानी है, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी है, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, या हमें यूट्रस की सर्जरी करवानी है, ओवरी की सर्जरी करानी है, कोई बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी है, इन सब सिचुएशंस में हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन यूज़ करना होता है, सो दैट के जो पेशेंट्स की ये जो कंडीशंस, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो पहले कंट्रोल हो जाएं। उसके बाद अगर वो कंडीशन ठीक होने के बाद अगर पेशेंट की डायबिटीज़ ओरल ड्रग से कंट्रोल हो सकती है तो हम ओरल ड्रग्स ट्राई करते हैं, परंतु अगर नहीं होगी तो हम वो इंसुलिन ही देना पड़ता है पेशेंट। एक कंडीशंस और होती है जो गैस्ट्रिक, यानी कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में लास्ट ट्राइमेस्टर में जो पेशेंट, लेडी जो प्रेग्नेंट है, तो लास्ट 3 महीने जो होते हैं उनमें जब डायबिटीज़ मैनिफेस्ट करे उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो उस सिचुएशन में भी हमें इंसुलिन ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी डायबिटीज़ लास्ट ट्राइमेस्टर में कंट्रोल नहीं रहती तो उसमें क्या होता है, जो बेबी है, बच्चे पेट में जो बच्चा है उसका वज़न बढ़ जाता है, वो बेबी बहुत बड़ा साइज़ का हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डिलीवरी होने में दिक्कत, और डिलीवरी से पहले प्री मैच्योर डेथ की भी संभावना रहती है, स्टिल बर्थ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इंसुलिन थेरेपी यूज़ करनी पड़ सकती है। नाउ व्हाट आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स? क्या क्या मिथ्स हैं लोगों के, क्या क्या फैक्ट्स हैं? नाउ मिथ क्या है? इंसुलिन मीन्स आई एम ए फेल्योर। बड़े लोग सोचते हैं कि सर बस अब मेरा तो लगता है शरीर जो है अब काम नहीं करेगा क्योंकि इंसुलिन यूज़ हो गया, लास्ट ही रह गया, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो ये क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा। फैक्ट क्या है कि नीडिंग इंसुलिन डज नॉट मीन दैट यू हैव फेल्ड टू मैनेज योर डायबिटीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डायबिटीज़ आप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी बॉडी में
इंसुलिन की प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं आ रही जो कि हमारे जो हाइपरग्लाइसीमिया है बॉडी का उसको कंट्रोल कर सके। इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन रिप्लेस करना पड़ रहा है। इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ये ट्रीटमेंट इस तरह की है जैसे कि थायराइड कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि सुबह एक गोली आप एल्ट्रोक्सिन की या थायराइडॉन की गोली है खाली पेट खानी है, आपको रोज खानी है, डेली खाली पेट खानी है और आधा घंटा कुछ नहीं खाना। वो हम क्या करते हैं, दैट इज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बना रही तो हम बाहर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी इंसुलिन जो हम तभी देते हैं जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। सो दैट मीन्स इट इज़ ए रिप्लेसमेंट थेरेपी, इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर कंट्रोलिंग योर हाइपरग्लाइसीमिया इन ए प्रॉपर वे। और सो दैट कि आपका हाइपरग्लाइसीमिया जिसकी वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आँख की कई बार हेमरेज हो जाता है, आँख में सोजिश आ जाती है, अंधा हो सकता है पेशेंट, या हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इंसुलिन यूज़ करनी पड़ती है और डायबिटीज़ को प्रॉपर कंट्रोल रखना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेलियर है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस विदाउट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ होंगी उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए हमारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। Number 2, diabetes is a progressive disease. Eventually the requirement for insulin goes up, which body is not able to produce. इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया है कुछ मिनट पहले, कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाते हैं। उनमें जो इंसुलिन प्रोडक्शन की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द डिजीज। सो इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन सप्लाई करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो द सेम, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट हमारे जो हाइपरग्लाइसीमिया जो लेवल है वो प्रॉपर ढंग से हम कंट्रोल कर सकें। थर्ड आता है व्हेन अदर मेडिसिन नो लॉन्गर कीप योर ब्लड ग्लूकोज इन टारगेट, इंसुलिन कैन हेल्प। इस चीज़ का भी यही मतलब है कि जैसे हमने और डिफरेंट ड्रग्स हैं, सल्फोनाइल यूरिया हो गई, मेटफॉर्मिन हो गई, DPP-4 इनिबिटर्स हो गए, SGLT2 इनिबिटर्स हो गए, रिसेप्टर्स, एक्टिवेटर्स, और इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स आजकल बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, ओरल ड्रग्स। बट वो जब काम नहीं करती तभी हमें इंसुलिन को यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारी ब्लड ग्लूकोज प्रॉपर कंट्रोल में रहे और हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, सो दैट हमारी जो लाइफ है उसका लाइफ स्पैन लंबा रहे, उसमें हमारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। सेकेंड मिथ क्या आता है कि इंसुलिन डज नॉट वर्क। अब ये आता है कि अभी इंसुलिन काम नहीं कर रहा। फैक्ट क्या है, डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन और एक्शन। अब डायबिटीज का पैथोजेनेसिस क्या है, ये है कि भी हमारी बॉडी में टाइप 2 में मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है पर कम बनता है, दैट मीन्स इनएडिक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन। नंबर 2, जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है उसकी एफिकेसी कम है। मतलब कहने का, अगर एक प्रॉपर नॉर्मल बंदे में इंसुलिन है, वो अगर 100 यूनिट्स इंसुलिन बॉडी में है तो 100 यूनिट्स ही काम करेगा। जो डायबिटिक पेशेंट में अगर 100 यूनिट्स हैं, दैट विल नॉट वर्क लाइक 100 यूनिट्स, दैट विल वर्क लाइक 50 यूनिट्स। दैट मीन्स उसका जो इंसुलिन की एफिकेसी है वो कम है। नंबर 3, जो इंसुलिन की एक्शन है वो बॉडी में रेजिस्टेंस है उसके लिए। एक्शन जो करता है इंसुलिन, क्या एक्शन करता है कि वो हमारे जो सेलुलर वॉल्स हैं, जो सेल की वॉल है, उसको एक लॉक, एक की तरह काम करता है, उसकी लॉक को खोलता है, जिसकी वजह से इंसुलिन अंदर जब जाता है तो वो ग्लूकोज जो है इंसुलिन जो है ग्लूकोज को अंदर जाने को अलाउ करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो वो इट वर्क्स लाइक ए की। परंतु ये जो की वाला काम है डायबिटिक पेशेंट में ये
कम होता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। तो 3 फैक्टर्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में डायबिटीज़ होने के। एक तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम, एक एफिकेसी कम, और नंबर 3 बॉडी की रेजिस्टेंस, सेल्स की रेजिस्टेंस। तो ये 3 वजह से होती है, ना कि हमारी बॉडी में इंसुलिन डज नॉट वर्क। ये वाला मिथ है। नंबर 3 फैक्ट क्या है, इंसुलिन कैन हेल्प टू लोअर योर ब्लड ग्लूकोज। अब जब जैसे मैं बताना चाह रहा होता हूँ आपको कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स क्या काम करती हैं। किसी की 300 मिलीग्राम शुगर है, उसको कम करके हम लेके आते हैं 140-150 पे लेके आते हैं। तो उसका मकसद क्या है कि इंसुलिन से, हमने मेडिसिन से जो हमारे शुगर के लेवल्स हैं उसको कंट्रोल किया। वही काम इंसुलिन भी करेगा हमारा, उसमें वही काम करेगा, परंतु उसका मेथड डिफरेंट होगा। जैसे कि नॉर्मल इंसुलिन काम करता है वैसे ही ये वाला इंसुलिन भी काम करेगा। तो इसका मतलब ये मिथ जो है कि इंसुलिन डज नॉट वर्क, इट डज नॉट स्टैंड द टेस्टिमनी ऑफ टाइम। एक्चुअल पोजीशन क्या है कि इंसुलिन तो हमारी बॉडी के लिए ही निहायत जरूरी है, और अगर हमारी बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, हमें बाहर से रिप्लेस कर लेना है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट मिथ क्या है, इंसुलिन कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस और डेथ। ये बहुत ही अजीब टाइप का लोगों में धारणा रहती है कि अगर इंसुलिन लग गया डॉक्टर साहब, बस मेरी अब इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं, और मेरे को किसी इंसुलिन की वजह से कॉम्प्लिकेशन कोई हो जाएगी और मैं फिर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसुलिन की वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम। एक तो पहली बात ये, इंसुलिन की वजह से डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो डायबिटीज़ है उसकी वजह से डेथ हो सकती है। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऊपर से अगर हेड से शुरू करें, सीवियर हो गया जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, अगर ब्रेन हेमरेज हो गया ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल। नंबर 2, आँख में अगर ब्लड आ गया, विट्रियस हेमरेज, तो क्या हुआ, ब्लाइंडनेस हो गई, आँख की रोशनी चली गई, और वो भी एक तरह से पेशेंट सोचता है कि मैं मर ही गया डॉक्टर साहब, इससे अच्छा तो मेरे को दिखता नहीं है। नंबर 3, अगर हार्ट अटैक हो गया बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, तो भी क्या हुआ, पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। 4th पॉइंट क्या हुआ, किडनी डिजीज़। अगर किडनीज खराब होगी पेशेंट्स की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से, तो क्या होगा, नेफ्रोपैथी, और पेशेंट किडनी फेलियर में जाने के बाद डायलिसिस पे चलता रहेगा और आफ्टर सम टाइम ही में डाई ऑफ इट। तो सिचुएशन या फैक्ट क्या है कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट की डेथ हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को, अगर वो भी पेशेंट ध्यान ना दे। अगर हम जैसे पेशेंट को समझाते हैं कि आपको खाने से 20-25 मिनट पहले इंसुलिन लगाना है, उसके बाद आपको खाना बिल्कुल खाना है, और कभी भी खाना मिस नहीं करना है जब आपने इंसुलिन लगा लिया, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। और इन केस हाइपोग्लाइसीमिया किसी पेशेंट को हो भी जाता है, तो उसके लक्षण हम पेशेंट को बताते हैं, उनके अटेंडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी बताते हैं कि अगर इस पेशेंट को क्या हो सकता है, एकदम पसीने आ जाएं, हाथ पैर कांपने लग जाएं, हाथ पैर ठंडा होने लग जाएं, आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए, चक्कर आने लग जाए पेशेंट्स को, धड़कन बढ़ जाए। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी जो हम लक्षण लेते हैं कि हाइपो के लक्षण। अगर पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये चीज़ें नोट करते हैं घर पे, तो उनको ये देखना चाहिए कि भी ये, इसका मतलब ये है कि भी हमारे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि लो ब्लड शुगर हो रही है। क्यों हो रही है, फिर हमें उसको देखना चाहिए कि भी आज सुबह पेशेंट ने, बाबूजी ने इंजेक्शन लगाया, परंतु वो खाना खाना भूल गए, या कोई उनको मिलने वाला आ गया और वो इस वजह से खाना नहीं खा पाए, ब्रेकफास्ट नहीं ले पाए, और 12 बजे के करीब उनको 11-12 बजे हाइपो हो। तो ये चीज़ हो सकती है इंसुलिन की वजह से, अगर हम प्रॉपर ढंग से एज पर डायरेक्शंस ऑफ द फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के हम नहीं ले पाते इंसुलिन, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अदरवाइज इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को बचाती है, रोकती है।
ना कि बढ़ाती। अब नेक्स्ट मिथ क्या आता है कि भी इंसुलिन इंजेक्शंस आर पेनफुल। आपने देखा होगा कि भी इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं वो हम दो तरह से आजकल लगाते हैं, तीन तरह से आ गए हैं। वैसे तो इंडिया में अभी दो ही हम यूज़ करते हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में वो पंप वाले इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। बट इन रूटीन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक तो वायल में इंसुलिन आता है, वायल में इंसुलिन आता है, एक आता है इंसुलिन पेन आने लग गए। पेन दो तरह के आते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं और एक में जो है हम उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, वो इंसुलिन की जो कार्ट्रिज है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूजुअली ये दो तरह के पेन, दो तरह की अवेलेबल हैं इंसुलिन की प्रेपरेशंस कि हम कैसे दे सकते हैं। तो जो इंसुलिन की वायल्स हैं वो वायल में से हम इंजेक्शन निकालते हैं, तो जो सिरिंज है वो स्पेशल सिरिंज है, इंसुलिन की पतली सी सिरिंज होती है, उसमें यूनिट्स बने होते हैं, उसकी जो होती है कैलिब्रेशन यूनिट्स में होती है और उसकी नीडल बहुत छोटी नीडल होती है और यूजुअली 28 गेज के आसपास की वो नीडल होती है। रूटीन के जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, उसमें 23 की गेज की नीडल से जो पेशेंट को टीके लगते हैं वो लगाए जाते हैं, परंतु इंसुलिन वाली जो नीडल है 28 गेज के आसपास होती है, 30 की भी हो सकती है और पतली भी है, कुछ कंपनी देती है। तो इतनी पतली नीडल की होने की वजह से जो पेन का जो फीलिंग है वो बहुत कम होती है। और सेकंड पार्ट क्या है, उसकी लेंथ ऑफ नीडल बहुत छोटी है। आप ये लगा के चलो कि मतलब 3 मिलीमीटर के करीब लेंथ होगी टोटल, उसमें हमने इंजेक्शन भी भर लिया, इंजेक्शन भी लगा दिया पेशेंट। तो ये जो चीज़ है कि पेशेंट्स को जो इंसुलिन के इंजेक्शंस पेनफुल हैं, वो तो हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो R&D है कंपनियों की, उन कंपनियों ने ये देख के इसको डिसाइड करा कि भी इसको कम से कम पेशेंट के लिए हार्मफुल बने, पेनफुल बने और एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो एक तो ये हो गया वायल और सिरिंज वाला पार्ट। उसका ये ख्याल रखना होता है कि सिरिंज को प्रॉपर भर के और उसका जो मेनिस्कस है, जब हम नीडल में इंसुलिन भरेंगे उसका हमें लेवल कैसे देखना होता है कि उसका लेवल हमें मेनिस्कस देखना होता है, वो कन्वेक्स होगा। तो कन्वेक्सिटी का ऊपर वाला हिस्सा जो है उस पर हमें इंसुलिन को लेके चलना है, साइड वाले नहीं। जो कन्वेक्सिटी लेनी है उससे लेना है, 10 यूनिट्स अगर लेने तो वहाँ से लेके और फिर हमें स्किन को थोड़ा सा लिफ्ट करके, बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना, थोड़ा लिफ्ट करके या तो वर्टिकली लगाना है या साइड से लगाना है, 45 डिग्री के एंगल से हमें इंसुलिन की सिरिंज को लगाना है उसमें और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसको हमें 10 सेकेंड्स तक अंदर रखना है नीडल को, ताकि जो भी एक दो बूंद है इंसुलिन की ड्रॉप जो है वो भी अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। और उसके बाद हम इंसुलिन को निकाल लेंगे और उसको रब करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बस ऐसे ही हाथ से बस कर देना। उसको हम जैसे इंजेक्शन के बाद हम रब करते हैं ना, वो चीज़ नहीं करते। और एक चीज़ और लगाते हुए हमें ख्याल रखना है कि जहाँ पे हमने मॉर्निंग में सपोज को 2 टाइम इंसुलिन दे रहे हैं, जहाँ पे मॉर्निंग में दिया हमें उसके इवनिंग में हमें अपोजिट साइड में यूज़ करना है इंसुलिन का इंजेक्शन। और एक ये भी देखना है भी जहाँ पे इंसुलिन लगा रहे हैं वहाँ पे हार्ड स्किन तो नहीं, क्योंकि जो पुराने इंसुलिन लगे हुए हैं उसमें क्या होता है फाइब्रोसिस टाइप का हो जाता है, लाइपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे इंसुलिन अगर हम सिरिंज लगाएंगे तो नीडल जो है एक तो उसमें जाएगी नहीं और पेनफुल भी रहेगी। तो उसको पहले हाथ से फील करके देखो कोई नोड्यूल्स तो नहीं है उसमें, और अगर नोड्यूल नहीं है तो वहाँ पे आप वो सिरिंज को इंसुलिन यूज़ करेंगे। जो इंसुलिन पेन है उसमें साइड में हमारे पीछे लॉक लगा होता है और उसमें रिवॉल्विंग सिस्टम है जिसमें कि हम इंसुलिन के यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं, उसमें 10 यूनिट हैं, 12 यूनिट करके, और फिर हम इंसुलिन को उसी तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करके स्किन को 45 डिग्री या 90 डिग्री पे हम लगाएंगे। उसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जो इंसुलिन की कार्ट्रिज है, जब हमारी ख़त्म होने वाली कार्ट्रिज है उससे पहले ही हमें दूसरी वाली कार्ट्रिज हमारे घर पे होनी चाहिए अवेलेबल। ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरी कार्ट्रिज ख़त्म होगी और मैं 2 दिन बाद लेके आ रहा हूँ, तो उससे क्या है हमारी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो फिर से दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान दे के चलना है
कि हमारे को इंसुलिन वायल या इंसुलिन की जो कार्ट्रिज है वो हमारे पास पहले ही एडवांस में पड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली जो नीडल्स हैं वो भी हमें देख लेना है कि अगर नीडल का एज रफ हो गया है, वो बेवल्ड एज जो होता है उसका फोल्ड सा हो गया है, तो उसको हम नीडल को चेंज कर लेना। अक्सर ये 15 दिन में हमें चेंज कर लेनी चाहिए, महीने में 2 नीडल्स इस्तेमाल होनी चाहिए। नंबर 3, इंसुलिन की जो स्टोरिंग है वो हमें फ्रिज के जो डोर वाली साइड है जहाँ पे एग ट्रे होती है वहाँ पे रखनी है। और जब लगाना है इंसुलिन तो उसको कुछ टाइम पहले उसमें से फ्रिज में से निकाल के बाहर लोकल रूम टेम्परेचर पे रखना है। उसके बाद हाथ में उसको ऐसे ऐसे करके हमें रब करना है, ऐसे शेक नहीं करना, हमें वायल को लेके ऐसे ऐसे करके हिलाना है, उसमें रिवॉल्व करना है जिससे कि इंसुलिन प्रॉपर ढंग से मिक्स हो जाए। ये ज़रूरी है प्री मिक्स्ड इंसुलिन के लिए, जैसे कि इंसुलिन मिक्स या इंसुलिन टार्ट, मिक्स टार्ट 30-70 की जो डोज आती है, 50-50 आती है, उनमें ये प्री मिक्स्ड इंसुलिन हैं। तो उसमें एक हैवी इंसुलिन है, एक लाइट, तो उनमें हमें ऐसे करना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज इंसुलिन जो है प्रॉपर मिक्स होके नहीं लगेगा। और इसको शेक नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ऐसे हिला के उसके बाद उसको हमें सिरिंज से लगाना है या इंसुलिन पेन से लगाना है। लगाने के बाद हमें फिर उसी को प्रॉपर ढंग से ढक के बंद करके और वैसे ही फ्रिज में रख देंगे। एक चीज़ हमें थर्ड पॉइंट ये ख्याल रखना होता है इंसुलिन के जब लगाएंगे कि इंसुलिन की वायल, सिरिंज और इंसुलिन पेन, इनको एक प्रॉपर ढंग का बैग उसमें रखें। और जब भी कभी हमें बाहर जाना है, किसी भी काम से जाना है, तो उसको सबसे पहले अपने ब्रीफकेस में रखें, सो दैट वहाँ पे जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको जाते ही परेशानी ना हो, या जिसके घर जा रहे हैं उनको परेशानी ना हो। सबसे पहले अपना ये सामान रखो, ओरल ड्रग्स ले रहे हैं वो भी आप रखिए, और इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन पेन, इंसुलिन वायल, ये सारा कुछ, और साथ में ग्लूकोमीटर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हर घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिस घर में डायबिटिक पेशेंट है। और हमारी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर इस फैमिली में 3 पेशेंट डायबिटीज़ के हैं तो तीनों के ग्लूकोमीटर अलग अलग होने चाहिए, उनकी अलग अलग पेन होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, एक दूसरे की इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट नहीं होती। सपोज करो अगर एक घर में 3 मेंबर्स हैं, एक मेंबर को हेपेटाइटिस बी हुआ है या हेपेटाइटिस ए है या कोई और डिजीज़ ऐसी है, तो क्या होगा, अगर उसी पेन से हम सारे जने करेंगे तो सारे में वो डिजीज़ स्प्रेड हो जाएगी। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हर डायबिटिक पेशेंट का अपना ग्लूकोमीटर, अपना पेन होना चाहिए जिससे कि वो टेस्ट करेगा, और वो पेन, अपना ग्लूकोमीटर जब आप बाहर जाओ अपने ब्रीफकेस में रखो। तो ग्लूकोमीटर, इंसुलिन पेन या इंसुलिन सिरिंज, नीडल्स, कॉटन, स्पिरिट का छोटा सा उसमें वायल में डाल के, और अपनी ओरल ड्रग्स, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की जो भी ड्रग्स हैं वो सारी आप उसमें डाल के एक पाउच बना के उसमें रखें। और जहाँ भी आप जाएंगे उनको इमीडिएटली उसमें से निकाल के ब्रीफकेस से, और वहाँ पे जो फ्रिज है या घर में जा रहे हैं तो घर के फ्रिज में वहाँ पे रख दीजिए इंसुलिन। ये ना हो कि आप भूल गए और इंसुलिन उसमें पड़ा रहा तो खराब हो जाए। इसके बाद इंसुलिन डज नॉट स्टिंग व्हाइल इंजेक्टिंग। एक ये धारणा आती है कि जैसे मधुमक्खी काटती है उस तरह से इंसुलिन का जो है नीडल लगेगी और काटेगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही, इसमें कोई यूजुअली कोई पेन नहीं होता, बहुत ही कम पेन होता है, वो भी जब थोड़ी सी ड्रग अंदर जाती है किसी पेशेंट में अगर इंसुलिन ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज तो 10 यूनिट्स 15 यूनिट्स से कोई खास पेन होती ही नहीं। तो और सेकंड बात ये हमें ख्याल रखना है, जो बेवल्ड एज है, एक ये ध्यान देना, जब हम सिरिंज लगाएंगे, नीडल लगाएंगे, तो जो ऐसे बेवल्ड का मतलब होता है ऐसे तिरछा कटा हुआ नीडल का एज है, उस एज को हमें ऐसे करके लगाना है। अगर हम उल्टा लगाएंगे तो उससे क्या है, हमें ज़्यादा दर्द हो। बेवल्ड एज से हम लगाएंगे तो हमें दर्द कम हो। यहाँ अगर ऐसे लगाएंगे तो भी दर्द ज़्यादा हो, क्योंकि वो पिन लग जाती है, आगे का पॉइंटेड एज जाके फट लगता है उसमें। तो अगर हम बेवल्ड एज से लगाएंगे तो हमें पेन कम हो। और एक बात और रखनी है कि जैसे हम ये पेन अपनी जेब में टांगते हैं, उस तरह से इंसुलिन पेन को टांग के नहीं लेके जाना, उसको हमेशा उसके बैग में रख के और अपने ब्रीफकेस में रख के। कार में भी ऐसे ही नहीं रखना, कार के ग्लव बॉक्स में या इधर उधर नहीं रखना, उसको अपने ब्रीफकेस में रखो, और जहाँ भी जाओ इमीडिएटली उसको निकालो। कार के अंदर पड़े पड़े एक अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कार में हो जाता है, जो कैबिन है, कि वो इंसुलिन आपका ख़राब हो जाएगा।
तो ये चीज़ें तो हो गई भाई, इंसुलिन की हमें स्टोर कैसे करना है और हमें लगाना कैसे, सो दैट वो पेनफुल ना हो। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन की जो वायल्स हैं उनको भी हमें ये ध्यान देना है कि भी जो हम ले रहे हैं वही वायल ले रहे हैं, वही ब्रांड ले रहे हैं। हमें ये नहीं कि ब्रांड डिफरेंट लेते रहें, जो प्रेस्क्राइब्ड है वही चीज़ हमको लेनी है। क्योंकि एक हमारी बॉडी अगर सपोज करो एक तरह के टाइप ए इंसुलिन से कंट्रोल है, कल को हमने चेंज करके किसी केमिकल टाइप बी ले लिया तो वो कंट्रोल शायद ना हो, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर की अलग अलग टाइप से बनाने की टेक्निक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं लगाने की साइट्स आपको पिछली वीडियो में बताया, फिर भी बता देता हूँ कि इंसुलिन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इंसुलिन लगाने की साइट्स क्या है कि पेट के आगे नाभि के 4 उंगली छोड़ के दोनों तरफ पे हम लगा सकते हैं, ऊपर नीचे, और हमारी जो थाई है, जो हमारा जो थाई का एरिया आगे का फ्रंट का वहाँ पे, और आउटर साइड में लगा सकते हैं। पीछे भी हम कमर के पीछे वाली साइड पे लगवा सकते हैं किसी के अपने रिलेटिव से। तो यही साइड है, और इधर बाहर की बाजू के आउटर वाली साइड। तो 2 साइड ये हो गई, 2 हमारे पैर थाई हो गए, और पेट हो गया, और पेट का पीछे का ये जगह है जहाँ पे हमें इंसुलिन लगानी चाहिए। फिर आया इंसुलिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन कैन कॉज लो ब्लड शुगर लेवल्स। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लो ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन की वजह से तभी होंगे अगर हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करें। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस यही है कि इंसुलिन खाना खाने से 15-20 मिनट पहले लगानी है, और उसके इमीडिएटली 20 मिनट के बीच बीच में खा लें। कुछ इंसुलिन ऐसी हैं एस्पार्टेट करके जो आती हैं एस्पार्ट वाली लेवल्स की, वो हम इमीडिएटली ही खाने के साथ भी लगा सकते हैं और विदिन 5 मिनट्स भी लगा सकते हैं। परंतु आमतौर पे जो रूटीन की इंसुलिन हम यूज़ करते हैं उनमें हमें इंसुलिन 15-20 मिनट पहले लगानी। सेकेंड फैक्ट क्या है, विद द न्यूअर और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया इज लेस लाइकली टू अकर। जो नई इंसुलिन आई हैं डिस्कवरी में हमारे पास अवेलेबल हुई हैं, उनमें क्या है कि उनमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में और मिक्सड इंसुलिन में जो हाइपोग्लाइसीमिया के लेवल्स हैं या जो इंसिडेंस है वो कम होता है। अब जैसे मिक्सड 30-70 है, तो उसमें क्या है 30% शॉर्ट एक्टिंग है, 70% लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग 30%, अगर कोई 10 यूनिट लगा रहा है तो उसमें 3 यूनिट जो है इमीडिएटली एक्टिंग है, 7 यूनिट डिलेड एक्टिंग है, वो दोपहर तक काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे यूज़ करना है, और जो लक्षण मैंने अभी बताया आपको वो लक्षण को रिकग्नाइज करना है और इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, इमीडिएटली शुगर या ग्लूकोज 4 चम्मच देने हैं हमें पानी में घोल के। उसके बाद हमें कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना है, जैसे कि सैंडविच हो गया, चपाती हो गई, पराठा हो गया, जो भी कुछ घर में अवेलेबल है वो पेशेंट को हमें देना, सो दैट कि हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस दोबारा रेकरेंस ना हो। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इमीडिएट ट्रीटमेंट, एक लेट ट्रीटमेंट। इमीडिएट में हमें ग्लूकोज यूज़ करना है 4 चम्मच पाउडर ग्लूकोज पानी में घोल के तुरंत देना है, सो दैट एक तो इमीडिएट कंट्रोल हो जाए। उसके बाद दोबारा ना हो, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, सैंडविच हो गया, पराठा हो गया, चपाती होगी, जो भी घर में है वो आप लेके खाइए। इससे क्या है, आपका जो इंसुलिन की वजह से जो हाइपो वाला पार्ट आ रहा है वो बढ़ेगा नहीं और दोबारा भी नहीं।